हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन। जो इसका दोस्तों सब्जेक्ट कोड अभी हमारा जो नया चेंज हुआ है वो सब्जेक्ट कोड हमारा क्या है, बीएमई 302। जो आपके अभी ये सब्जेक्ट में कुछ काफी चेंजेस हो गया है। अगर हम पहले का जो सब्जेक्ट देखें तो कुछ उसमें मिलता जुलता काफी सब्जेक्ट है, बट क्या है कुछ इसमें जो टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं और कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो अब बात करेंगे हम जो हमारा सब्जेक्ट बीएमई 302 है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे सब्जेक्ट ऐड है और हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो हमारा दोस्तों यूनिट 1 है वह है फ्लूइड एंड बर्नौलीज इक्वेशन। तो देखते हैं हम अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहले सब्जेक्ट क्या है, क्या क्या हम इस पूरे यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो मेरे नया सब्जेक्ट आया हुआ है उस पे क्या क्या है। पहला है कि डिफिनीशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डिफिनीशन क्या होती है, बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है। फिर इसके हम बात करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, और फिर उसकी यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, और फ्लूइड की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारा मास डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वैल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बेसिक हमारी क्या है प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, ये सारे हम टर्म डिस्कस करेंगे। फिर सरफेस टेंशन हमारा क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो हमारे क्या होते हैं। फिर इसमें जो मेन डेरिवेशन है वो है बर्नौली इक्वेशन का और इसके एप्लीकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन को और इसके एप्लीकेशन को। और उसके एप्लीकेशन में तीन डेरिवेशन में हम देखेंगे कि पीटॉट ट्यूब क्या होता है, इसका हम किस तरीके से यूज करते हैं, ऑर्फिस मीटर क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, और वेंचुरी मीटर का भी। ठीक है, और इसमें यहाँ से एक या दो न्यूमेरिकल भी दोस्तों 10 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है बर्नौली इक्वेशन के और उसके एप्लीकेशन पे। तो ये सारी चीजें हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। अगेन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यूनिक सीरीज के साथ नया टॉपिक। कि दोस्तों मैंने डिफिनेशन लिखा है फ्लूइड का। हमारा फ्लूइड क्या होता है कि फ्लूइड इज सब्सटेंस हमारा होता है विच डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली, जो कंटिन्यू डिफॉर्म होता है व्हेन सब्जेक्ट टू एन एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स। जब उसमें हम क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल बाहर से क्या करते हैं, शेयरिंग फोर्स को अप्लाइड करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कहने का मतलब क्या है। फ्लूइड हमारी दोस्तों एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, फ्लूइड है, हम क्या कर रहे हैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं या फिर कोई भी शेयरिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होता रहता है। ये बॉडी की कहते फ्लूइड की कहती चेंज होती रहती है। ठीक है, इसमें कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होता है, यह हमारा कहलाता है फ्लूइड। हम दोस्तों बहुत शार्ट में बात करेंगे ताकि आपके एग्जाम में जितने भी यूनिट है कंप्लीट हो जाए टाइम टू टाइम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो टॉपिक है आपके इसमें वह है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में बताया गया है कि कोई भी द्रव है, हमारा लिक्विड है, सपोज दैट ये बॉडी है, मैंने लिक्विड है, जब हमारा लिक्विड ये फ्लो हो रहा है इस तरीके से, तो क्या होता है इसमें एक जो लेयर बन जाती है बॉडी पे, ऐसे लेयर, फ्लूइड हमारा क्या लेयर बाय लेयर होता है, तो इसमें क्या होता है फोर्स काम करता है, जो फोर्स काम करता है वो हमारा कहलाती है विस्कोसिटी के कारण। ठीक है, और इसमें फोर्स कौन होता है, वो होता है हमारा शेयरिंग फोर्स। तो जैसा कि मैंने कंसिडर किया हुआ है कि shear stress on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shearing strain। कहने का मतलब जैसे हमारी बॉडी है, एक ये लेयर है, इसका मैंने वेलोसिटी मान लिया यू है, उसके ऊपर जो मैंने वेलोसिटी मान लिया यू प्लस डी यू है। ओके, और हमारी जो एक दूसरे से लेयर है ना बहुत पतली होती है, बट मैंने मान लिया भी डी वाई है, ये हमारा क्या डी वाई है। ठीक है, तो जो भी हमारा स्ट्रेस लगता है, जो हमारा फोर्स लगता है, स्ट्रेस लगता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस लेयर के जो हमारा डी यू अपन डी वाई हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कांस्टेंट निकल के आता है वो हमारा तो कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो डी यू अपन डी वाई होता है वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक बात दोस्तों और मैं बता दूं, अगर आपको ये सब सारी चीजें डिटेल से देखना है तो इसके लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया हुआ है। ये मैं यूनिट 1 पूरा डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा शार्ट में कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए और आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी या फ्लूइड की। आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी या फ्लूइड की फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जैसा कि डेंसिटी है, या फिर हम डेंसिटी को मास डेंसिटी भी कहते हैं। जैसा कि डेंसिटी क्या होती है, डी इक्वल टू एम अपन वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमारा ये एम क्या है, मास है,
वी क्या है, वैल्यूम है। जो हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं मास पर यूनिट वैल्यूम एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हमारा डी और डेंसिटी होता है वो मास अपन वैल्यूम होता है फ्लूइड के लिए। तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी होती है। इस तरीके से हमें प्रॉपर्टी को क्या करना है, दिखाना है डिफिनीशन लिख के, ठीक है। तो एम हमारा क्या है, केजी होता है, और वी हमारा क्या वैल्यूम होता है, इसे मीटर क्यूब। तो यूनिट इसलिए हमारी हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। ये होगी डेंसिटी या फिर हम इसे कहते हैं मास डेंसिटी। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं वेट डेंसिटी। जैसा कि अभी हमने इसके पहले देखा, क्या देखा था डेंसिटी के बारे में। तो हमारी जो वेट डेंसिटी होती है वो होता है वेट पर यूनिट वैल्यूम। किसी भी फ्लूइड का जो भी हमारा फ्लो हो रहा है, अगर हमें वेट डेंसिटी को फाइंड करना है तो वेट का और उसके वैल्यूम का डिवाइड कर दे तो हमें पता चलेगा कि वेट डेंसिटी हमारी क्या होती है। ओके, तो वेट हमारा क्या हो गया, mg हो गया, वैल्यूम हमारा क्या होगा, v होगा। अब mg एक हमारा क्या न्यूटन है, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। अब देखो हमें अभी पढ़ा था जो हमारी डेंसिटी होती है d इक्वल टू क्या होती है, m अपॉन वी। m अपॉन वी होती है रो। तो इस तरीके से m अपॉन वी को मैंने रो से डिनोट किया और ये g हो गया रो और g। यानी वेट डेंसिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रो डेंसिटी इंटू जो हमारा ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जी हमारे क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हो गई वेट डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक वैल्यूम। स्पेसिफिक वैल्यूम क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी। रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी का मतलब क्या है, जो हमारी स्पेसिफिक वैल्यूम से ये मैंने वी से कंसिडर किया हुआ है, वी अपॉन एम। हमें पता था, अभी हमने पढ़ा था रो इक्वल टू क्या पढ़ा था, एम अपॉन वी। अब हमारा यह क्या है, यहाँ उल्टा है, जस्ट उल्टा है। यानी अगर हम इसको रेसिप्रोकल में करें 1 रो, तो हमें पता चलेगा हमारी स्पेसिफिक वैल्यूम क्या है। तो स्पेसिफिक वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम अपॉन मास। ओके, क्या होता है, वैल्यूम अपॉन मास। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, कि हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी यह डिफाइन करती है कि स्पेसिफिक वेट एट ए गिवन फ्लूइड। जो हमारा फ्लूइड है, कोई भी हमारा फ्लूइड है, उसका स्पेसिफिक वेट हमारा जो फाइंड करते हैं वह कितना है, और उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट क्या है। जैसे हमें पता है स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस को कंसीडर करते हैं। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ओके, अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हमारी क्या होती है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस तरीके से हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस तरीके से। तो जब हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसमें क्या करता है, एक फोर्स काम करता है, एक फ्लो, एक रेजिस्टेंस फाइंड इसमें होता है दोस्तों। जो हमारा रेजिस्टेंस टू फ्लो, विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो हमारा फ्लूइड है उसको फ्लो में ऐसे क्या करता है, रोकता है। इस तरीके से हमारा तो रेजिस्टेंस टू फ्लो, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी की, ठीक है। तो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो। और जितने भी हमारे आइडियल फ्लूइड होते हैं उनकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती, यानी विस्कोसिटी जीरो होती है। यानी रो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है। ये हमारी होती है विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों प्रॉपर्टी हो गई फ्लूइड की। तो कोई भी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, कंप्रेसिबिलिटी की क्या मतलब है, उसको कंप्रेस करना, एक फोर्स लगाना, ठीक है। तो जब हम फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, उसके वैल्यूम में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये बॉडी है, इसमें लिक्विड भरा है, तो हम कोई फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी चेंज होगी। तो वही लिखा है कि द चेंज इन वैल्यूम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी। ओके, यह हमारा इस तरीके से हम और भी डिफाइन करते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल करें, वो भी हमारी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। अब मैंने मान लिया इस जो लिक्विड भरा हुआ है, इसका वैल्यूम क्या वी है, इसका वैल्यूम वी है, और प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं पी है। तो इस तरीके से पी है, अगर हमने इंक्रीज किया तो इंक्रीज हमारा प्रेशर कितना होगा, पी प्लस डी पी होगा। और वैल्यूम क्या हुआ, वी टू वी माइनस डी वी हुआ, क्योंकि वैल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा क्या होगा, माइनस डी वी अपॉन वी। तो के इक्वल टू के, दिस इज कंप्रेसिबिलिटी। तो इंक्रीज ऑफ द प्रेशर अपॉन वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। जैसा कि आपने सरफेस टेंशन को पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा यूज भी किया होगा। अब हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन दोस्तों कुछ नहीं, एक हमारा खिंचाव बल होता है, एक तरीके का हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, जो बॉडी को क्या करता है, खींच के रखता है। जब कोई भी बॉडी को क्या करेगा, सपोज दैट हमारी ये बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, अब इसमें सरफेस टेंशन लग रहा है। जब ये बॉडी में सरफेस टेंशन लगेगा तो बॉडी को क्या करेगा, खिंचाव करेगा। जब खिंचाव करेगा तो एरिया क्या होगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। किसी भी बॉडी को देखो, अगर किसी बॉडी को इंक्रीज करते हैं, उसमें खिंचाव बल लगेगा, तो एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये तो कोई जनरल बात है।
पहले हम बात करते हैं जो हमारे हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, एक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम दिखाते हैं कि सरफेस टेंशन हमारा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैंने एक लिक्विड लिया, इसमें क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी क्या है, स्फीयर टाइप के हैं। स्फीयर भी हमारा किस कारण से होता है, पानी की बूंदे गोल क्यों होती हैं, वो भी हमारा सरफेस टेंशन का एक रीजन होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारी बॉडी के सारी इसमें एलिमेंट लगे है पूरे। ठीक है, मैंने 3 मॉलिक्यूल कंसिडर किए इस तरीके से, एक ए, एक बी और सी। इन तीनों का देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब देखो ये क्या लिक्विड है, अगर ये लिक्विड है इसमें कोई सी फोर्स काम करेगा, और यहां हमारा क्या है, एयर है, और ये हमारी क्या है, एक लेयर है। लेयर इसलिए फाइंड हो रही है क्योंकि हमारा ऊपर क्या है, एयर है, नीचे क्या है, लिक्विड है। ये हमारी एक लेयर है जो दोनों को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो दोस्तों हम देखते क्या है, ए बॉडी में, बी बॉडी में और सी बॉडी में। पहले हम देखते हैं यहाँ हमारा क्या लिक्विड है, यहाँ हमारा क्या एयर, जैसा कि मैंने बताया। अगर ये लिक्विड है, अब अगर ये लिक्विड ये पूरे इसमें पूरे कंटेनर में मैंने मान लिया क्या है, लिक्विड है, जो पूरे कंटेनर में लिक्विड है, यहाँ क्या होगा, कोई सी फोर्स काम करेगा। अब कोई सी फोर्स कहाँ काम पड़ता है, जो भी हमारे कोई सी फोर्स होते हैं वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल में काम करते हैं। ठीक है, सेम टाइप का मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पूरा क्या है, लिक्विड लिक्विड है, यानी ये सेम टाइप का है। तो सेम टाइप का मतलब क्या है, कोई सी है, यहाँ कोई सी फोर्स काम करेगा। ठीक है, अगर हम एडिशन फोर्स की बात करें या फिर एडिसिव फोर्स की बात करें, यहाँ हमारा क्या एयर है, यहाँ हमारा लिक्विड है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना। तो अगर डिफरेंट टाइप की हमारी कोई भी प्रॉपर्टी वहां अगर दोनों डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां हमारा क्या प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, वहां लगता है हमारा एडिशन फोर्स लगता है, वहां क्या कर सकता है, एडिसिव फोर्स काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखें, ये जो भी हमारी मॉलिक्यूल्स ए है, यहाँ हमारा सरफेस जो हमारा टेंशन लग रहा है वो हर तरीके से इक्वल लग रहा है, इस तरफ भी इस तरफ भी पूरे डायरेक्शन में इक्वल लग रहा है। इस तरीके से अगर हमारा जो ए है, जो मैंने ए एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है, इसमें क्या है, पूरे हर तरह से फोर्स इक्वल लग रहे हैं चारों तरफ से, तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा वह हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। ये हमारा क्या है, जब हमारा कोई मॉलिक्यूल्स क्या द्रव के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, इस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, वैसे कि मैंने लिखा हुआ है। अगर हम कोई भी पार्टिकल को देखिए, अगर वो सरफेस पे है, ठीक है, सरफेस पे है, जब सरफेस पे है तो हमारा जो सरफेस टेंशन है वो क्या क्या फोर्स है, सरफेस टेंशन के मतलब मैंने बताया क्या, खिंचाव बल होता है। जो खिंचाव बल क्या करेगा, इसको नीचे की ओर खींचेगा, इस मॉलिक्यूल्स को नीचे की ओर, इस बॉडी को, मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। जब नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, अगर ये क्या सतह पे है, क्योंकि यहाँ क्या है, एयर है, यहाँ तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसके ऊपर कोई खिंचाव नहीं लग रहा है, ये तो अभी खिंचाव कहाँ लग रहा है, लिक्विड पे लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया, एरिया यहाँ जो हमारा सरफेस टेंशन होता है वो कितना, लिक्विड में होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे पहले, किसमें, लिक्विड में है। तो लिक्विड में यहाँ हमारा लिक्विड अंदर भरा हुआ है, इस बॉडी को क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, इसको कंटिन्यू खींच रहा है। तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना दोस्तों, वह कहाँ काम करता है, नीचे काम करता है। रिजल्टेंट फोर्स यानी 0 नहीं होता, उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये हो गई बी की। अगर इस बॉडी को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, हाफ हमारा बाहर है, हाफ हमारा क्या है, अंदर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी जो हमारा सरफेस टेंशन है लिक्विड में काम करेगा। सरफेस टेंशन हमारा क्या करेगा, इस बॉडी को कंटिन्यू क्या करेगा, खींचेगा। जब हमारा कंटिन्यू खींचेगा इस बॉडी को, तो हमारा जो फोर्स है वो कितना होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वह किस तरीके से काम करता है, डाउनवर्ड काम करता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में लिखना है अगर सरफेस टेंशन के बारे में पूछा जाता है। इस तरीके से हमें दिखाना है कि सरफेस टेंशन की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ये तो होगी सरफेस टेंशन की बात। जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, T=F/L होता है। ठीक है, T इक्वल टू क्या होता है, F/L होता है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं यूनिट की, जो आपके एग्जाम में भी, जनरल एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको चाहिए कि डिटेल से सरफेस टेंशन का वीडियो, तो उसके लिए दोस्तों अलग से मैंने बनाया हुआ है। अभी मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप डिटेल से हर एक टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लिंक में देख सकते हैं, हर एक वीडियो आपको अलग मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। जो हमारा एफ क्या है, फोर्स है, न्यूटन होता है, एल क्या है, मीटर है। ये तो हो गई दोस्तों सिंपल यूनिट किसकी, सरफेस टेंशन की। बट ऐसा एग्जाम में पूछता नहीं है। एग्जाम में कैसा पूछता है, देखो रिलेशन में करके बताता हूं। जो डब्ल्यू हमारा वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से अगर हम फोर्स को फाइंड करूं तो वर्क अपन डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या, W/S। यानी हम यहां क्या पुट कर सकते हैं, W/S इंटू एल। यानी यहां भी यही भी हमारी डिस्टेंस है, ये भी हमारी डिस्टेंस है, एक तरीके से हमारी क्या हो गई, एरिया हो गई। तो T इक्वल टू क्या निकला, W/A। अब हमारा वर्क क्या है, जूल है, ये क्या मीटर स्क्वायर है।
तो टी इक्वल टू ना, जब हमारा सरफेस टेंशन की यूनिट पूछेगा इस तरीके से पूछेगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर आपको न्यूमेरिकल भी देगा तो इस तरीके से देगा, डब्ल्यू की वैल्यू देगा और ए की वैल्यू देगा, और आपसे कहेगा सरफेस टेंशन को फाइंड करें। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गुणा करना है या भाग करना है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों हो गई जनरल बातें जो जो मैंने बताया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। डिटेल बहुत दोस्तों नहीं देखेंगे, जितना आपके एग्जाम में बीटेक में अभी थर्ड सेमेस्टर में आपको जितना यूज करना मैं उतना बताऊंगा। अब देखो, बताने को तो दोस्तों तो बहुत कुछ है। अगर हम देखें मच्छर जो हमारा होता है, मच्छर क्या होता है, पानी में तैरता रहता है, बैठता है तो, या फिर कोई हमारी पतली सुई होती है, या फिर हमारा छोटा सिक्का कोई होता है, वो इस लिक्विड में तैर जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो हमारा सरफेस टेंशन की वजह से होता है। क्यों? देखो, अगर हमारे देखे कोई भी ढीली रस्सी है इस तरीके से, जब इसमें सरफेस टेंशन वर्क करता है ना, जब इसमें सरफेस टेंशन वर्क करता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, खिंचाव बल, मतलब खिंचाव फेस करती है। ठीक है, खिंचाव करती है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या होता है, खिंचाव बल होता है। जब ये खिंचाव बल होता है ना, तो इस लिक्विड को क्या करता है ना, इस सरफेस में एक मेम्ब्रेन टाइप में बन जाता है। मेम्ब्रेन एक सतह बन जाती है, ऐसे टाइट सतह बन जाती है। जब ये टाइट हो गई, इसमें सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है, फोर्स कंटिन्यू लग रहा है, इसमें सरफेस टेंशन कंटिन्यू लग रहा है, ऐसे मेरी बॉडी थी, सरफेस टेंशन, ये मेरी बॉडी क्या हो गई, टाइट हो गई। जब मैं टाइट हो गई, तब मैं इसमें कोई मच्छर बैठता है, या फिर हम कोई पतली सुई रख देते हैं, फिर कोई छोटा सिक्का रख देते हैं ना, वो आसानी से क्या होता है, तैरता रहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे सरफेस टेंशन के कारण होते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि सरफेस टेंशन हमारा क्या होता है, एरिया को रिड्यूस करता है। देखा होगा जनरली जो घर में जो औरतें होती हैं, वो बाल को क्या करते हैं, सुखाती हैं। जब उसमें पानी लगा होता है ना, जब उसमें पानी लगा होता है तो बाल क्या होते हैं, चिपके चिपके रहते हैं। किसके कारण? पानी है उसमें, क्या होगा, एरिया उसका क्या चिपका रहता है, खिंचाव बल प्रोड्यूस करता है। जब उसका पानी हट जाता है ना, तो फैल जाते हैं। तो इस सरफेस टेंशन का ही रीजन होता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा ब्रश को जब खुला खुला रहता है तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल होते हैं सब क्या दूर दूर रहते हैं ब्रश के। जब उसमें हम डालते हैं लिक्विड में, वो क्या होता है, पूरे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस टेंशन की कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के कारण क्या इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन पे। आपने देखा होगा जनरली जब हम पानी को गर्म करते हैं, उसमें कपड़े धोते हैं तो हमारे जल्दी साफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब देखो मैं बताता हूं। देखो, जैसा कि हर एक जो उसमें पानी होता है, लिक्विड है, उसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा लिक्विड होता है उसके अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। इसके कारण क्या होता है, जब हम कोई भी लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज हो जाएगा, जब सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज हो जाएगा, तो जो लिक्विड है ना, वो पतला हो जाता है। लिक्विड क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, जब लिक्विड हमारा क्या होता है, पतला हो जाता है, तो क्या हर तरीके से फैल सकता है। तो इस तरीके से जब हमारा कपड़ा क्या करते हैं, हम गर्म कर देते हैं पानी को, तो सरफेस टेंशन क्या हुआ, उसका डिक्रीज हो गया। जब सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज हो गया, लिक्विड क्या हो गया, पतला हो गया। जब पतला हो गया तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, उसमें जो भी हमारा कपड़ा है वो आसानी से क्या हो जाता है, हर तरीके से उसमें लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं, जो हमारा लगा होता है, वो हर तरीके फैल जाएगा पानी इजिली, हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ एग्जाम्पल होते हैं। अब मैं बात करूं जैसे गर्म खाना। आपने देखा हो गर्म खाना क्या होता है, खाने में अच्छा लगता है ठंडे खाने के अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? यह भी हमारा क्या सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। ओके, सरफेस टेंशन का किस तरीके से एग्जाम्पल है, देखो, जब हम गर्म खाना क्या करते हैं, टेम्परेचर हमारा गर्म होता है, सरफेस टेंशन हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है ना, तो जो लिक्विड होता है, जो गर्म होता है ना, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब लिक्विड एरिया क्या होता है, उसको बढ़ने लगता है, एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। जब एरिया बढ़ने लगता है तो हमारे जब जीभ में जाता है ना, उस जीभ में चारों तरफ से खाना फैल जाता है। इस तरीके से हमें क्या होता है, खाना टेस्टी लगता है। तो ये दोस्तों कुछ एग्जांपल, बर्नौलीज थ्योरम कि बर्नौली प्रमेय हमारी होती क्या है, बर्नौली थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, और जनरल हमारे यूज कहाँ कहाँ होते हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं बर्नौली थ्योरम को। बर्नौली थ्योरम हमारी क्या कहती है कि बर्नौली थ्योरम स्टेट दैट इन ए बॉडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। कहने का मतलब बर्नौली प्रमेय हमारी ये कहती है, थ्योरम ये कहती है, कोई भी हमारा फ्लूइड है अगर फ्लो हो रहा है वो स्टेडी कंडीशन में है, वो आइडियल फ्लो है, और फ्लूइड की कंडीशन कैसी, इनकम्प्रेसिबल है, तो जो टोटल एनर्जी होती है एट एनी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, वह फ्लूइड में हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब ये टोटल एनर्जी कौन कौन सी होती है, इसमें जो टोटल एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है।
ये तो हमारा होता है स्टेटमेंट होता है बर्नौली थ्योरम का। इस तरीके से हमारा जो प्रेशर एनर्जी है पी अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी हम देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला कहां से निकल के आता है। ये तो हो गई बर्नौली थ्योरम। अब हम बात करते हैं कि जो बर्नौली थ्योरम थी उससे कुछ एजम्पशन लिए गए थे कि कोई भी हमारा डेरिवेशन है तो उसमें क्या करते कुछ एज्यूम करना पड़ता है। तो हमने एज्यूम क्या किया था, ये फ्लूइड की कंडीशन को हमने एज्यूम किया था कि हमारा फ्लूइड कैसा होना चाहिए, वो आइडियल होना चाहिए। पहली कंडीशन। आइडियल का मतलब क्या है, उसकी विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। और विस्कोसिटी हमारी क्या, एक तरीके का हमारा फोर्स होता है। जैसे कि हमारा इस तरीके से हमारा फ्लो हो रहा है फ्लूइड और ये भी हो रहा है, तो इसका इसमें विस्कस फोर्स लग रहा है। तो जो विस्कस फोर्स लग रहा है ना इन दोनों के बीच में, वो विस्कोसिटी फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फ्लो हमारा क्या होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। फ्लो स्टडी कहने का मतलब ये है, जैसे हमारा ये फ्लो हो रहा है, ये पार्टिकल यहां हो रहा है, ये पार्टिकल यहां है, यानी एक दूसरे के पाथ को क्या होता है वन बाय वन क्या हो फॉलो होना चाहिए। तो हमारा फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। और फ्लो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या है, कोई भी इसमें फोर्स का अप्लाई नहीं होना चाहिए। हमारा फ्लो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, यानी इसकी डेंसिटी जो होगी रो होगा क्या होगा, जीरो होगा। और फ्लो हमारा इरोटेशनल होना चाहिए, यानी सीधे वे में चलना चाहिए जैसे कि हमारा फ्लो होता है। रोटेशनल नहीं होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एजम्पशन थे जो बर्नौली ने कंसिडर किए थे जब बर्नौली प्रमेय को अपने उन्होंने लगाया, मतलब फॉर्मूला निकाला। तो ये कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या एजम्पशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर में फॉर्मूला हमारा निकल के कैसे आता है, डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। एक चीज और बात कर लें, जो हमारा बर्नौली थ्योरम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, अभी थोड़ी देर में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। बात करते हैं रियल फ्लूइड की। रियल फ्लूइड कहने का मतलब क्या है, जो हमारा फॉर्मूला है P1 अपान रो जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। इसमें हमारा क्या है, हेड लॉस भी ऐड हो जाता है HL। ठीक है, तो हमारा रियल फ्लूइड की कंडीशन में होता है, जो HL को हम लॉस ऑफ द एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है प्रेशर हेड होता है जो P1 अपान रो जी है, और V स्क्वायर अपान 2g हमारा काइनेटिक हेड होता है, और ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल हेड होता है। अगर पूछा जाता है कि हेड को डिस्क्राइब करो तो आप लिख सकते हैं, या फिर आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि प्रेशर हेड कितना होता है, काइनेटिक हेड कितना है, पोटेंशियल हेड कितना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका डेरिवेशन के बारे में। डेरिवेशन में दोस्तों आपको 3 की पॉइंट याद रखने हैं। 3 की पॉइंट कौन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी जैसे कि मैंने बताया कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, और एक हमारा आता है वर्क डन जो हमारा इस फ्लूइड के इसमें कंसिडर किया जाएगा। तो ये 3 वर्ड हमें पता होना चाहिए। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 mv²। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh। और हमारा वर्क डन क्या होता है, P इंटू डी, यानी P इंटू डी डीवी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। अब इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे वो देखो। जो बर्नौली ने कंसिडर किया था प्रमेय, उसका क्या है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया एक का कम होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए, एक का ज्यादा होना चाहिए। ये मैंने इसका बेस हाइट मान लिया, ये हमारा H1 है, ये हमारा क्या है, H2 है। ठीक है, अब ये फ्लूइड क्या है, जितनी भी प्रॉपर्टी थी एजम्पशन थे उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड हमारा क्या हो रहा है, फ्लो होना चाहिए। फ्लो हो रहा है, यानी फ्लूइड आइडियल है, स्टडी कंडीशन में है, इनकंप्रेसिबल है और इरोटेशनल है। ठीक है, तो हमारा जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 है, P1 इसका क्या है, प्रेशर है, और V1 क्या है, इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फ्लूइड क्या फ्लो हो रहा है। और ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है सेकंड वाला, छोटा वाला, उसको मैंने प्रेशर मैंने मान लिया P2 है, एरिया क्या है A2 है, वेलोसिटी क्या है V2 है, और ये H2 हाइट से है। ठीक है, अब देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज्यादा है, इसका क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में क्या है, जब एरिया इसका ज्यादा होगा और इसका एरिया कम होगा तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी, कम होगी, और यहां वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो V2 इज ग्रेटर देन V1 मैंने कंसिडर कर लिया। अब हम बात करते हैं, अब देखो जैसा कि मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ये वेलोसिटी क्या है, यहाँ इंक्रीज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है, यही तो कंडीशन बता रही है। तो काइनेटिक एनर्जी के केस में जब हमारी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगी तो हमारा जो वेलोसिटी कंसिडर होगा, उससे मैंने बताया 3 कीवर्ड है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है हमें, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, और वर्क डन को फाइंड करना है। अगर तीनों चीजें हमें पता हो जाएगी तो हमारा जो फॉर्मूला है बर्नौली थ्योरम का वो हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। तो देखते हैं, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, 1/2 mv, 2 का स्क्वायर माइनस 1/2
mv1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमारी क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ हमारी वेलोसिटी कम है, तो इस कंडीशन में इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी किस पे डिपेंड करती है, एच पे, एच पे डिपेंड करती है। तो यहाँ हमारा एच कम है, यहाँ हमारा क्या है, एच ज्यादा है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो जब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो mgh1 माइनस mgh2। और वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन हमें पता है P इक्वल टू एफ अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम एफ की फाइंड करें यहाँ से फोर्स, तो P इंटू ए, यानी P इंटू ए, एफ की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं P इंटू ए। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, V1 इंटू T1, क्योंकि वेलोसिटी और T, ठीक है। तो इस तरीके से भी होंगे, P1 हो गया, A1 हो गया, ये V1 हो गया, ये T है। अब ये टोटल हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। हमें पता है D इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन वी, m अपॉन वी। अगर V इक्वल टू क्या, m अपॉन डी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको इस टर्म में कंसिडर कर दिया P1, और इस टर्म को मैंने वॉल्यूम कंसिडर करके m अपॉन डी के टर्म में लिख दिया। यानी डी से हमारे क्या है, ये हमारी डेंसिटी है, या फिर हम डी से डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम रो से डिनोट कर सकते हैं। ओके, या मैंने आपको समझाने के लिए डी से डिनोट कर दिया। ये P1 हो गया, ये P1 इसके लिए, इस क्रॉस सेक्शन के लिए, और हमारा P2 हो गया इस क्रॉस सेक्शन के लिए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिराइव करेंगे अगर आपको 3 कीवर्ड पता है तो। हम बात करते हैं नेट वर्क डन हमारा कितना निकलेगा। जो हमारा नेट वर्क डन है वह कितना होगा, P1 m अपॉन डी माइनस P2 m अपॉन डी। जैसा कि मैंने बताया कि जो बर्नौली प्रिंसिपल है, जो हमारा बर्नौली प्रिंसिपल है, वह किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ओके, अब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसे हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास सपोज ये है, एक मैंने पीछे की पॉकेट में कुछ रुपए रखे हैं, आगे की पॉकेट में कुछ रुपए रखे हैं, और मान लिया साइड की पॉकेट में मैंने कुछ रुपए रखा है। अगर मैं इस पॉकेट से कुछ रुपए निकालता हूं, इस पॉकेट से मैंने कुछ रुपए निकाला, तो जितना मैंने निकाला इस पॉकेट से, इस पॉकेट में आ जाए, या फिर यहां आ जाए, या फिर यहां आ जाए, तो हमारा जो टोटल मतलब हमारा जो हमारा टोटल पैसा है ना, वो इक्वल रहे, हम कितना भी पैसा कहीं से भी निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारा टोटल पैसा इक्वल ही रहेगा ना, तो वही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी धन संरक्षण का नियम। हम क्या कर रहे हैं, जितना पैसा निकाल रहे हैं ना, हमारे पास आ जा रहा है। 100 रुपए निकाला, 100 रुपए में मिल गया। 50 रुपए निकाला, 50 रुपए मिल गया। यानी जितना हमारे पास टोटल अमाउंट है ना, वो हमारा कांस्टेंट है, वो हमारा चेंज नहीं हो रहा। यही हमारा कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब हम बात करते हैं कि यहां हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे वर्क करता है, बर्नौलीज थ्योरम पे। देखो इसमें क्या हो रहा था, देखो मैं फिगर आपको फिर से एक बार दिखाता हूं, दोनों चीज देखना। अब देखो इस कंडीशन में क्या थी, हमारी काइनेटिक एनर्जी फर्स्टली क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई ना, काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हुआ तो क्या हो रहा है, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा क्या होता है, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हुआ। काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ गई, किसके कारण, वेलोसिटी के कारण। और डिक्रीज हो गया, हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और हमारा जो वर्क डन है उसमें वर्क डन भी हमारा फाइंड हो रहा है। इस कंडीशन से यहां से फ्लो हो रहा है लिक्विड, यहां तक जाएगा तो क्या वर्क डन भी वर्क करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो एनर्जी है वो हमारा बैलेंस हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन। कहने का मतलब जो हमारा इक्वल है ना, टोटल एनर्जी है हमारा, ये हमारा बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। हमें जो टोटल मिलना चाहिए वो हमें पूरा मिल रहा है यहाँ से, क्योंकि क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और प्लस वर्क डन। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो बर्नौली प्रिंसिपल है ना, वो बेस्ड कितने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये आपसे पूछा जाता है। तो देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आया था, 1/2 mv² 2 और 1/2 mv² 1 के लिए। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज हुई थी, mgh1 माइनस mgh2 प्लस वर्क डन हमारा कितना हुआ था, P1 m/d माइनस P2 m/d। डी इज कॉल्ड द डेंसिटी, या फिर हम डी से डिनोट करें या फिर हम रो से डिनोट करें। ओके, अब देखो मैंने 1/2 mv² को इस साइड कर कंसिडर कर लिया, कहां गया ये, इसको इस साइड लिखना चाहिए बट मैं इसी साइड लिख ले रहा हूं, माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया mgh1 प्लस P1 m/d। इसको इस साइड कंसिडर किया 1/2 mv² mgh2 प्लस P2 m/d। ठीक है, डी हमारा क्या है, डेंसिटी है, या फिर हम रो से डिनोट कर सकते हैं, मैंने लिख दिया। तो 1/2 रो v1² प्लस, तो इस तरीके से यम को मैंने कॉमन किया, दोनों में यम कैंसिल हो जाएगा, और डी को मैंने कन्वर्ट कर दिया, सब में मल्टीपल कर दिया,
तो 1/2 रो V1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रो GH1 हो जाएगा, ये P1 बचेगा, जितना हमारा यहाँ बचेगा वही हमारा P2 के लिए हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो टोटल एनर्जी वो हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये तो हो गई जनरल बातें। अब हम बात करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि बर्नौली थ्योरम हमारा कैसे बेस्ड है। आपको एक चीज पता है, जो हमारा स्पीड होता है ना, बर्नौली थ्योरम ने बताया था जो हमारी स्पीड होती है वह इनवर्सली होती है प्रेशर के। कहने का मतलब अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं ना तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम होने के मतलब कहते हैं ना कि जब हमारी ट्रेन के बगल में मत खड़े हो वरना ट्रेन खींच लेती है। अरे दोस्तों ट्रेन खींच नहीं लेती, वह भी हमारी क्या होती है, बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करती। कैसे, देखो जब ये ट्रेन जा रही है, तेजी से जा रही है, तेजी से जा रही है ना, तो इसके साइड में क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर होता है। जब ये स्पीड बढ़ती है ना, स्पीड बढ़ी तो हमारा प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो गया। कोई भी आदमी यहाँ पे खड़ा होता है, कोई भी वस्तु खड़ी है तो क्या है, सपोज ऐसी बात खड़ी है तो एक ऊपर से प्रेशर भी लग रहा है, नीचे से भी प्रेशर लग रहा है। इस प्रेशर अभी क्या, ये बैलेंस है। अगर हम खड़े हैं ट्रेन के पटरी पे कहीं भी खड़े हैं तो हमारा क्या प्रेशर इस बॉडी पे क्या है, पूरा इक्वल लग रहा है, हर जगह से इक्वल लग रहा है। बट क्या होता है कि जब ये गाड़ी तेजी से जाती है, सपोज हम ये खड़े हैं, जब ये स्पीड से गई ना तो प्रेशर यहाँ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब ये प्रेशर रिड्यूस हो जाता है ना तो इस तरीके ये वाला जो प्रेशर होता है ना, इस पे फोर्स लगा देता है और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ट्रेन की तरफ खींच जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा वर्क करता है बर्नौली प्रिंसिपल। ओके दोस्तों, एक दोस्तों और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जब हमारा जैसे जो घर होता है, छप्पर का घर, ऐसे कुछ बना होता है ऐसे, तो क्या होता है, जैसे हमारा ये छप्पर का घर है तो क्या होता है, आंधियों में उड़ जाते हैं। ये बर्नौली प्रिंसिपल के वर्क कैसे, देखो अभी क्या है, जब ये सिंपल कंडीशन में है तो प्रेशर क्या है ना, अपवर्ड भी प्रेशर लग रहा है, ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, एक हमारा नीचे से भी प्रेशर लग रहा है। जब ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, नीचे से भी प्रेशर लग रहा है, तो इस छप्पर को क्या करता है, इस बॉडी को, मतलब कहने का मतलब ये क्या करता है, बैलेंस बनाए रखता है, ये ठीक तरीके से रखता है। जब इसमें हवा चलती है ना, ऐसे ऐसे हवा चलती है ना, तो यहाँ का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। कहने का मतलब हवा चली, स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी, जब ये स्पीड बढ़ती है ना तो यहाँ का प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जब यहाँ का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है ना तो ये वाला जो प्रेशर होता है ना दोस्तों, ये तेजी से फोर्स लगा देता है। अब ये प्रेशर नहीं हो गया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, स्पीड ज्यादा हुई, स्पीड ज्यादा हुई, प्रेशर कम हुआ, इसने क्या किया, इस पे फोर्स लगा दिया, प्रेशर लगा दिया, तो हमारा छप्पर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये भी हमारा क्या होता है, बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये सारी चीजें होती है। और देखो दोस्तों, जो हमारे समुद्र होते हैं वो क्या होते हैं, शांत होते हैं, और हमारे जो तालाब वाला होता है वो छल 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 पानी करता रहता है। इसका भी कंडीशन क्या है, ये भी हमारा कहते हैं कि स्पीड और प्रेशर पे है। प्रेशर का मतलब कहने का मतलब, अब इसी का उल्टा हम देख लें, अगर हम इसी का उल्टा देखें, अगर हम प्रेशर हमारा क्या है ना, ज्यादा है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी ना। तो ये इस तरीके से हमारा जो बॉडी होती है, ये हमारा जो पानी होता है ना समुद्र का, उसमें क्या होता है ना, जो उसमें प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर का मतलब उसका जो पानी का ज्यादा पानी है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें जब ज्यादा होता है ना तो स्पीड हमारी क्या होती है, बहुत स्लो दिखती है। लेकिन जब तालाब में क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। इसलिए हमारा पानी क्या होता है ना, क्या हुआ, चलता हुआ, थिल 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 करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से दोस्तों जनरल कुछ एग्जांपल है, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि छप्पर का हमारा हो गया, ये ट्रेन का हमारा हो गया। एक मैं और एग्जांपल दोस्तों बताता हूँ गाड़ी का। जैसे कि एक हमारी गाड़ी है, कहते हैं ना, एक हमारी जब गाड़ी जा रही है सपोज तो इसके बगल से ना गाड़ी को नहीं निकालना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ना गाड़ी टक्कर होगी। अरे दोस्तों ये वाला जो ड्राइवर था ना वो भी सही चल रहा था, ये भी ड्राइवर सही चल रहा था, बट ना यहाँ आ गया बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम किस तरीके से आ गया, देखो जब ये गाड़ी स्पीड से चल रही थी, स्पीड से यहाँ पे इसका प्रेशर, यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर कम हो गया। जब एक बाइक वाला आया ऐसे ये भी निकालने लगा, जब यहां से ये निकालने लगा तो यहाँ इसका प्रेशर कम है, क्या कम है। जब यहाँ का प्रेशर कम है तो ये बॉडी क्या करती है ना, इसको क्या करती है, फोर्स लगा देती है। जब ये फोर्स लगाती है ना तो ये जो बाइक वाला होता है ना, इस गाड़ी पे टक्कर हो जाती है। तो ये मेन दोस्तों रीजन होते हैं जो बर्नौली प्रिंसिपल पे हमारे सारे बेस्ड होते हैं। और मैं एग्जांपल एक और बताता हूं, जैसे कि मेरी ट्रेन होती है ना, ट्रेन की पटरी ऐसे, इसमें एक तो थोड़ी जगह छूटी रहती है। ये ट्रेन की पटरी ऐसे थोड़ी जगह क्यों छूटी रहती है, कम से कम एक ट्रेन निकल जाए, ऐसा क्यों होता है पता है दोस्तों, ये भी बर्नौली प्रिंसिपल को, उसे पता है कि बर्नौली प्रिंसिपल यहाँ काम करता है। देखो कैसे पटरी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जब हमारी गाड़ी स्पीड से यहां से निकलती है ना, ऐसे जब गाड़ी स्पीड से निकलती है तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, स्पीड, यहाँ का प्रेशर कम हो गया, यहाँ का प्रेशर कम हो गया। अगर ये थोड़ी जगह नहीं छोड़ी जाएगी, ये जगह नहीं छोड़ी जाएगी ना, तो जब ये गाड़ी जाएगी यहाँ का प्रेशर कम होगा तो ट्रेन क्या होगी ना, आपस में लड़ जाएगी ना। इसीलिए यहाँ क्या करते, इतनी जगह छोड़ देते हैं कि जो प्रेशर को क्या करते हैं, बैलेंस करें, जो स्पीड का जो असर है इस पे
दोनों ट्रेनों पे ना पड़े। ये क्या होता है, स्पीड की कंडीशन में होता है, जब हमारी ट्रेन क्या है ना स्पीड में रहती है। इसीलिए दोस्तों ऐसी हमारी कंडीशन होती है कि जब हम कहते हैं ना कि ट्रेन के ऊपर नहीं, साइड में नहीं खड़े होना चाहिए, तो ये सारे दोस्तों मेन रीजन होते हैं। एक दोस्तों मैं और आपको बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं, कभी आपने चील को देखा है? चील को ऐसे पंख फैलाए हुए ना, बहुत देर तक उल्टा, एक बार पंख मारा ऐसे करके ना, एक बार पंख मारता है, बहुत देर तक उड़ता रहता है। ये भी हमारा दोस्तों ना बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, ये हमारे दोस्तों कुछ बेसिक एग्जाम्पल हो गए। एक चीज और बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारी समुद्र में जो हमारी जहाजें होती हैं वो में से साइड से लड़ती हैं। साइड से लड़ती हैं, ऐसा क्यों होता है? पता है आपको साइड से क्यों लड़ती हैं? देखो, साइड से लड़ने का उनका रीजन क्या होता है, कभी ऐसे नहीं लड़ती सीधे सीधे, हमेशा पीछे पीछे से लड़ती हैं। पीछे से लड़ती हैं, उनका रीजन क्या होता है कि जो हमारी गाड़ी चलती है ना, उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, जैसे हमारी ऐसी गाड़ी चल रही है, ये भी हमारी चल रही है, तब जब ये गाड़ी चलती है ना, यहाँ प्रेशर हुआ, यहाँ भी प्रेशर ज्यादा है। जब हमारा प्रेशर सॉरी स्पीड ज्यादा है, तुम्हारा स्पीड क्या वहां प्रेशर कम लगने लगेगा। जब प्रेशर कम लगने लगा, जैसे हमारी गाड़ी लगेगी तो पीछे का जो सिरा होता है ना, वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि ये भी स्पीड में, ये भी स्पीड में है। क्या हुआ, दोनों का प्रेशर कम हो गया। जब दोनों का प्रेशर कम हो गया, यहां से तो निकल गई, आगे पीछे का हिस्सा क्या हो जाता है, टकरा जाता है। तो ये दोस्तों कुछ मेन रीजन वेंचुरी मीटर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वेंचुरी मीटर दोस्तों एक तरीके की हमारी डिवाइस होती है जो हमारा क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो को, जो हमारा फ्लूइड है उसका रेट ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करता है। जो वेंचुरी मीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, वो भी बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड होता है। ओके दोस्तों, एक चीज और बता दूं, अगर आपने वो वीडियो बर्नौली थ्योरम का मेरा वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, डिटेल से मैंने डिस्कस किया हुआ है उसका डेरिवेशन के बारे में, एजम्पशन के बारे में, वो आपने नहीं देखा है दोस्तों तो लिंक पे जाके जरूर देख लें। अब हम बात करते हैं वेंचुरी मीटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो 3 पार्ट में होता है। 3 पार्ट में कैसे होता है, फर्स्ट हमारा जो इसका स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो कन्वर्जिंग पार्ट बना होता है। एक बीच में हमारा थ्रॉट होता है, जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये कन्वर्जन पार्ट है। कन्वर्जिंग पार्ट का मतलब देखो, एरिया क्या है हमारा, पहले बड़ा है, फिर हमारा क्या एरिया छोटा हो रहा है, ये हमारा कन्वर्जिंग पार्ट का है। ठीक है, ये थ्रॉट मतलब गला, ये हमारा गले टाइप का बना हुआ ना छोटा सा, ये हमारा इसको कहते हैं थ्रॉट। ये डाइवर्जिंग का पार्ट का मतलब क्या है, पहले एरिया देखो कम था, फिर एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो वेंचुरी मीटर होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हमारा बना होता है। एक तरीके से हमारी स्ट्रक्चर इस तरह होता है, जहां में रेट ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करना होता है फ्लूइड का, वहां हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, मैनोमीटर होती है, डिवाइस होती है, इसमें हमारा लिक्विड भरा होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कि वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला हमारा कैसे आता है। ठीक है, ये तो गए स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे मेजरमेंट करता है ये आपको पता चल गया है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। जो फर्स्टली हम अप्लाई करेंगे बर्नौली थ्योरम। बर्नौली हमारी थ्योरम क्या होती है, P1 अपॉन रो जी, मतलब टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 प्लस P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, यानी दोनों को P1 और P2 मैंने कर दिया। इस तरीके से मैंने इसको सेक्शन भी कंसिडर किया हुआ है। एक हमारा सेक्शन क्या है, 1 है, एक हमारा सेक्शन 2 है। ठीक है, जो हमारा सेक्शन ए है वो हमारा क्या है, ये वाला पार्ट है हमारा सेक्शन ए। इसका जो डायमीटर है, पाइप का डायमीटर, पाइप होगा तो उसका डायमीटर भी होगा। तो D1 है, प्रेशर हमारा P1 है, वेलोसिटी V1 है, और एरिया हमारा क्या है, A1 है। इस थ्रॉट को जो मैंने कंसिडर किया हुआ है, इसको मैंने मान लिया है D2, इसका क्या डायमीटर, ये हमारा डायमीटर। V1 हमारी क्या वेलोसिटी है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और A1 A2 क्या है, इसका एरिया है, सॉरी ये V2 है, V2। ठीक है, A2 हमारा क्या है, इसका एरिया है। तो ये 2 सेक्शन को मैंने कंसिडर किया हुआ है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो जो बर्नौली थ्योरम अप्लाई किया एक सेक्शन के लिए, एक इस सेक्शन के लिए, तो ये हमारी बर्नौली थ्योरम मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ हमारा क्या Z1 और Z2 क्या है, इक्वल है, क्योंकि जो हमारा बेस पार्ट मैंने माना इसका वो हमारा क्या है, इक्वल है। तो मैंने Z1 इक्वल टू Z2 कर लिया। जब Z1 इक्वल Z2 करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर रो जी सेक्शन 1 के लिए, और ये हमारा सेक्शन 2 के लिए। इस पार्ट को मैंने इस साइड किया तो P1 माइनस P2, माइनस का साइन जाएगा, ये रो जी या रो जी, ये V2 है, ये माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो ये हमारा टर्म है ना, इसे हम कहते हैं हेड। ठीक, ये हमारा क्या है, एक तरीके का हमारा वेलोसिटी हेड है, इसको इसलिए मैंने एस से कंसिडर कर लिया। लेकिन हमें पता ना कि हमारे एच की वैल्यू क्या है, ये हमारा एच के ही बराबर है पूरा, ये हमारा एच है। ठीक है, तो हमारे इस तरीके से P1 माइनस P2 रो जी इतना हमारा निकल के आ गया। फिर इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या करती है, जो हमारा डिस्चार्ज होता है ना, जो हमारा फ्लो ऑफ डिस्चार्ज है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो हमारा डिस्चार्ज क्या है, कॉस होता है
कांस्टेंट होता है। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूटी थ्योरम कहती है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जब मैंने लगाया तो a1v1 इक्वल टू a2v2, क्योंकि सेक्शन 2 मैंने माना हुआ है, एक इसके लिए एक इसके लिए, ठीक है। तो a1v1 इक्वल टू a2v2, v1 की वैल्यू यहां से निकली तो a2v2 अपन a1, यहां h इक्वल टू हमें पता है, h इक्वल टू क्या था हमारा, ये था v2 का स्क्वायर अपन 2g माइनस v1 का स्क्वायर अपन 2g। तो यहां से मैंने v1 की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, v1 की वैल्यू यहां से पुट किया, a2v2 जो हमारी वैल्यू आई हुई थी ये मैंने रख दिया 2g। इस टर्म को कॉमन लिया, दोनों पे मिल रहा है, h इक्वल टू v2 स्क्वायर अपन 2g, ये हो गया 1 माइनस, और ये हो गया हमारा a2 के लिए a2 माइनस a1 का, a2 अपन a1 का होल स्क्वायर। अब हमें यहां से अगर v2 का वैल्यू चाहिए, v2 का वैल्यू चाहिए, तो हम इसको 2g को यहां करेंगे, इसको इस टर्म पे लाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहां कंसिडर किया v2 का स्क्वायर 2g h और a1 का स्क्वायर a2 a1 माइनस a2 का स्क्वायर। ओके, यहां तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये स्क्वायर है, ये रूट में जाएगा, ये रूट में हो गया 2gh a1 स्क्वायर a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, ठीक है। ये v2 है, ये इस स्क्वायर में है, टर्म में है, तो बाहर हो जाएगा, a1 का हो गया और ये रूट हो गया, ये 2gh हो गया, ठीक है। अब हमारा जो डिस्चार्ज हमें फाइंड करना है, हमने जैसे बताया कि वेंचुरीमीटर मान के रेट ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करती है, यानी डिस्चार्ज को। तो Q इक्वल टू डिस्चार्ज क्या होता है, A2 एंड V1। हमारा डिस्चार्ज क्या है, बाहर जा रहा है, ये तो हमारा डिस्चार्ज है ना, A1 V2, ये हमारा जो डिस्चार्ज है बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए A2 एंड V2 मैंने कंसिडर किया। हमें जो ये हमारी जो डिस्चार्ज निकल रहा है ना, ये हमारा क्या थ्योरेटिकल वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू, बार बार बता रहा हूं, ये हमारी क्या थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होगी। तो A2 एंड V2, A2 V1 V2 को वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया यहां से, तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू फाइंड होगा। क्यों थ्योरेटिकल हमारा कितना आएगा, A1 और A2 अपन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर 2gh, ठीक है। अब ये हमारी क्या थ्योरेटिकल वैल्यू आई है। अब हमारा एक टर्म आता है जब डिस्चार्ज आएगा, तो एक होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कॉफिशिएंट डिस्चार्ज हमारा कुछ नहीं होता, कॉफिशिएंट डिस्चार्ज हमारा होता है वह रेशियो होता है क्यू एक्चुअल का और क्यू थ्योरेटिकल का, ठीक है। यानी कॉफिशिएंट डिस्चार्ज हमारा क्या है, क्यू एक्चुअल अपन क्यू थ्योरेटिकल। तो अगर हमें तो थ्योरेटिकल वैल्यू वाली हमने फाइंड किया है, हमें चाहिए क्या, क्यू एक्चुअल चाहिए। तो अगर हम सी डी का मल्टीपल कर दें यहां से क्यू थ्योरेटिकल के लिए, क्यू एक्चुअल के लिए सी डी इंटू क्यू टी एच, तो क्यू ये हमारी सी डी होगी A1 A2 अपन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर रूट 2gh। इस तरीके से हमें पता चल गया कि हमारा डिस्चार्ज कितना होगा वेंचुरी मीटर में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको इस समझ में आया डेरिवेशन, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्फिस मीटर के बारे में, कि ऑर्फिस मीटर हमारा क्या होता है। ऑर्फिस मीटर भी हमारी एक तरीके से डिवाइस है जो हमारे रेट ऑफ फ्लो को क्या करती है, मेजर करती है, रेट ऑफ फ्लो को मेजर करती है। और जो इसका प्रिंसिपल होता है वह होता है बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। अब हम बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। जैसे दोस्तों हमारा पाइप है, ये हमारा पाइप है, अगर हम इसी पाइप में हमें इसके रेट ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करना है, तो क्या ऑर्फिस का मतलब होता है एक छेद। हम क्या करते हैं, ये हमारी प्लेट होती है, इस तरीके से हम प्लेट क्या करते हैं, ये हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन होता है इसका प्लेट का। ये मैंने प्लेट लगा दिया, तो यहाँ क्या हो गया, एक होल टाइप में बन जाता है, जहाँ एरिया क्या हो गया इसका डिक्रीज हो गया, यहाँ एक तरीके से क्या होता है, छेद हो जाता है, एक ऑर्फिस बन जाता है, ठीक। तो ये हमारी क्या होती है, प्लेट होती है, ये हमारा क्या एक ऑर्फिस सेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोई भी हमें ऑर्फिस मेजर करना होता है रेट ऑफ फ्लो को, तो इस तरीके से हमारा ऑर्फिस मीटर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मैनोमीटर होता है, जो हमारा इनफ्लो होता है, और जो हमारा आउटफ्लो हो रहा है यहाँ, इस तरीके से हम इसको मैनोमीटर को अटैच करते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, लिक्विड फ्लो होता है। ये जो हमारा पोर्शन है ना, ये हमारा क्या होता है, वेना कंट्रैक्टर। वेना कंट्रैक्टर का मतलब क्या है, हमारा एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो गया। तो हमारा जो एरिया हमारा चेंज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है ना, इसे हम कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टर, ओके। और जो ये मेन सेक्शन है, जो हमारा ऑर्फिस है, एरिया ऑर्फिस का मैंने मान लिया A0 है, और जो हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारा क्या है, A2 है, ओके। तो हमारा जो यहाँ एरिया चेंज हो रहा है वही हमारा कहलाता है वेना कॉन्ट्रैक्टर। अब हम बात करते हैं इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। ऑर्फिस मीटर का हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, जो हमारा डिस्चार्ज होगा वह कितना होगा वो देखते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया इस पे बेस्ड होता है, इसका मेन थ्योरी क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं, सपोज मैंने मान लिया सेक्शन 1 मैंने इसको कंसिडर किया, और मैंने सेक्शन 2 यहां कंसिडर किया, सेक्शन 2। तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी होगा कुछ, V1 माना मैंने, वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो हो रहा है, एरिया इसका क्या है, A1 है, प्रेशर क्या है, P1 है। इस तरीके से सेक्शन 2 का मैंने मान लिया P2 है, V2 है और A2 है। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैं प्रूव करना है बताया कि बर्नौली प्रिंसिपल पे है, तो बर्नौली प्रिंसिपल का मैंने फॉर्मूला लगाया,
P1 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 2 के लिए भी मैंने फॉर्मूला लगाया, सेक्शन 1 के लिए और सेक्शन 2 के लिए। अब देखो P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 को मैंने इस तरीके लिखा माइनस P2 और ये हमारा हो गया माइनस प्लस Z2, ठीक है। इसको इस तरीके से मैंने लिख दिया माइनस का कॉमन लेके, क्योंकि दोनों टर्म क्या है माइनस है। अब ये हमारा क्या होता है, जैसे पता है ये हमारा क्या है वेलोसिटी हेड है, ये हमारा क्या है वेलोसिटी हेड है, तो मैंने इसको एच से डिनोट कर दिया। यहां बट हमें चाहिए क्या प्रेशर हेड, तो इसलिए मैंने प्रेशर हेड को कंसिडर किया, एच को, ये हमारा क्या प्रेशर हेड है, एच से मैंने इसको लिख दिया एच इक्वल टू V2 स्क्वायर अपन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपन 2G, ठीक। तुम्हारे यहां से V2 की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। V2 की वैल्यू, V2 की ये 2GH है, ये 2GH है, ये प्लस का है, ये प्लस में जाएगा, यानी V2 की वैल्यू हमें यहां से फाइंड हो गई, ठीक है। अब एक हमारा टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट हमारा कंट्रैक्शन, ये हमारा रेशियो है, ये हमारा वेना कंट्रैक्टा का और हमारा ऑफिस एरिया, ठीक है, जो हमारा होल बना हुआ था ना यहाँ ये ऑफिस मीटर का, वो हमारा क्या रेशियो है। अगर हमें यहाँ से A2 की वैल्यू चाहिए, A2 का, तो हम क्या लिख सकते हैं, A2 इक्वल टू A0 ऑफिस का एरिया और कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया CC। अब हम अप्लाई करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का क्या है, रेट ऑफ फ्लो हमारा डिस्चार्ज क्या है पूरा कांस्टेंट है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यहां से V1 का वैल्यू फाइंड किया, V1 इक्वल टू A0, A2 का वैल्यू यहां से हमने पुट कर दिया A0 CC V2 अपॉन A1, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहां से हमें क्या है V2 का वैल्यू, देखो अब हमें यहां से V2 का वैल्यू ऑलरेडी हमने अभी निकाला था, देखो V2 का वैल्यू यहां से निकाला था ना, यहां से V2 का वैल्यू, ये V2 का वैल्यू, यहां से V2 का वैल्यू मिल लिखा V2 इक्वल टू 2GH प्लस V1 का स्क्वायर। अब V1 की वैल्यू हमने यहां फिर से निकाली, इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, ये हमारा जो V1 का वैल्यू आया हुआ ये V1 का वैल्यू यहां पुट किया, तो जब V1 का वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये हमारा क्या रूट में स्क्वायर में चेंज कर दिया, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस V1 को, इस टर्म को मैंने इस साइड कर लिया पूरा, ये हमारा 2GH हो गया, V1 V2 को स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस ये हमारा A0S और CC बचेगा, और ये हमारा हो गया 2GH, यानी हमें V2 की वैल्यू यहां से निकालनी है, V1 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो V2 इक्वल टू 2GH अपन रूट 1 माइनस A0 अपन A1 स्क्वायर CC स्क्वायर हमें फाइंड हो जाएगा। ओके, आप करके देखिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये चाहिए, नोट्स चाहिए, PDF में चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं फाइनली हमारा डिस्चार्ज कितना निकलेगा। डिस्चार्ज हमारा क्या है, V2 और A2 है, तो Q इक्वल टू V2, A2 का क्या है ऑलरेडी हमने फाइंड किया, A2 का भी वैल्यू, देखो ये सारी वैल्यू इसलिए फाइंड किया है, पुट करना पड़ता है। A कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन के लिए, A2 का वैल्यू ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो A2 का वैल्यू यहां हमने पुट कर दिया। अब हमें क्या है, V2 का भी वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू हमें फाइंड हो गया, यानी Q इक्वल टू हमें ये रिलेशन यहां से मिल गया। अब देखो जैसे कि हमारा CD है ना, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन में एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को आपको दोस्तों याद रखना है, इस रिलेशन को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। इस रिलेशन में क्या है, देखो जो CD और CC में रिलेशन क्या है, CD इक्वल टू CC, ये फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CD अपॉन CC, मैंने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। CD इक्वल टू CC क्या होता है, 1 माइनस A0 ऑफिस का एरिया, A1 स्टार्टिंग का एरिया स्क्वायर, 1 माइनस A0 A1 स्क्वायर एंड CC, ये हमारा CD और CC में रिलेशन होता है। अगर हमें CC का वैल्यू से फाइंड करना है, CC चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, तो CC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD 1 माइनस A0 A1 स्क्वायर CC अपन, ये हमारा नीचे हो जाएगा, तो ये हमें CC का वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहां से जो वैल्यू CC थी ना, यहाँ वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यहां भी पुट कर देंगे, इस CC की वैल्यू को हमने क्या किया, पुट किया, तो क्या हो जाएगा A0 CD, CC और CD में रिलेशन चाहिए, CC इक्वल टू क्या हो गया CD, ये पूरी वैल्यू हम पुट कर दें, यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दिया, CC को यहाँ भी ऐसे रहने दिया अभी। तो जब इसको हमने सॉल्व किया, ये और ये हमारा क्या पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या बचा, A0 CD 2GH अपॉन 1 माइनस A स्क्वायर, अरे सॉरी A0 A1 का होल स्क्वायर और CD A0 A1 2GH और दोनों का डिफरेंस। अब देखो आपको याद कर रखना कैसे, पहले फॉर्मूला कैसे याद रखना है इसका, ऑफिस का। CD हमारा क्या कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, ये हमारा क्या ऑफिस का एरिया है, और ये हमारा क्या स्टार्टिंग का एरिया है, और 2GH हमारा क्या है जो मेरे वेलोसिटी है 2GH, ठीक। और ये क्या है
डिफरेंट है हमारा दोनों का स्टार्टिंग का, जो हमारा स्टार्टिंग का एरिया है और हमारा जो है क्या डिस्चार्ज का है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट वीडियो हो गया ऑफिस मीटर का। और हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, मीन वेलोसिटी पता करना है किसका, फ्लो का, और फिर टाइट ट्यूब के साथ। तो हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों आइए हम एक एक करके यहाँ पे समझाते हैं आपको टाइट ट्यूब होता क्या है। दोस्तों एक्चुअली थ्योरी ही ज़्यादा है, यहाँ पर समझना की बात है। बाकी आपको फार्मूला केवल एक ही यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक सिंपल फार्मूला द्वारा आप यहाँ पे इसको निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है पिटाट ट्यूब। ए पिटाट ट्यूब इज ए सिंपल डिवाइस। दोस्तों बिल्कुल सिंपल डिवाइस है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं। अभी हम आपको इसको डिटेल बताने वाले हैं। यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द रिक्वायर्ड पॉइंट इन द फ्लोइंग स्ट्रीम। तो फ्लोइंग स्ट्रीम मतलब क्या है, जो जल धाराएं बह रही हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फ्लो है, ये स्ट्रीम है, ये छोटे छोटे स्ट्रीम थे, ये आप स्ट्रीम मान सकते हैं। तो यहाँ पे खास बात यह है कि आप किसी भी रिक्वायर्ड पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पर इनको इस पॉइंट पर चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये इस पॉइंट पर लगाया है। जहाँ पर इसका मुख रहेगा, यहाँ पे जिसका फेस रहेगा, वहीं पर इनको वेलोसिटी पता चल जाएगी उस जगह पर कितनी वेलोसिटी है। इसलिए यहाँ पर एक सिंपल डिवाइस हो जाता है, जहाँ पर हमको किसी एक रिक्वायर्ड, किसी एक फिक्स पॉइंट पर हमको वेलोसिटी मिल जाती है। अब क्या है यहाँ पर देखिए, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब लार्ज एनफ फॉर कैपिलरी इफेक्ट्स टू बी नेग्लिजिबल बेंट एट राइट एंगल। दोस्तों यहाँ पर दो चीज ध्यान देने वाली बात है। ये किसकी होती है, ग्लास की। ग्लास की क्यों होती है दोस्तों, ताकि हम यहाँ पे जितनी हाइट ये वाटर के हुआ उठा हुआ है, कितनी वाटर बढ़ा, इसको हम देख सकें। एक चीज ये हो गई। और ये क्या होती है, काफी लार्ज होती है, मतलब इसका डायमीटर दोस्तों इतना लंबा होना चाहिए, लगभग 10 से 12 mm से बड़ा ही होना चाहिए दोस्तों, ताकि यहाँ पे कैपिलरी इफेक्ट ना हो। क्योंकि अगर कैपिलरी, आप जानते हैं, अभी पढ़े हैं कि वाटर में क्या होता है, राइज ग्लास में थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर कैपिलरी इफेक्ट को निगलेक्ट करने के लिए, किसका, तो क्रिया को निगलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसका इतने डाया से थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, ताकि हमारी किसका जो क्रिया है, किसका तो क्रिया वो ना हो पाए। और एक चीज यहाँ पे तीन चीजें हो गई। पहला तो एक ये ग्लास होती है ताकि हम इसको पढ़ पाए आसानी से, ग्रेजुएटेड होती हैं, इसमें कई डिजिट लिखी होती हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, इसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि इसमें कैपिलरी इफेक्ट ना हो। तीसरी चीज क्या है, ये बेंट एट राइट एंगल। दोस्तों यहाँ पर से ये 90 एंगल पर क्या होती है, बेंट होती है। तो जरूरी नहीं है कि अचानक से बेंट हो सकता है, या ऐसे थोड़ा सा कर्व टाइप भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है 90 एंगल पर बेंट होता है। तो ये तीन चीज यहाँ पर खास पॉइंट होती है पिटाट ट्यूब में। द ट्यूब इज डिप्ड, मतलब डुबो दिया जाता है वर्टिकली इन द फ्लोइंग स्ट्रीम विथ इट्स लोअर ओपन एंड फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो and upper open end projecting above the water surface in the stream as shown in the figure। अब क्या दोस्तों, इसमें दो फिगर है, देखिए यहाँ पे इसका दो फेस है, एक तो ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है। इसको जो हमको ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम इसको डिप कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, तो ये हमेशा वर्टिकली होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। इसके फ्लोइंग स्ट्रीम, इसके समझ लीजिए ये वाला जो स्ट्रीम है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक दोस्तों, ये चीज हुआ। और एक फेस क्या होता है, इसके जहाँ फ्लो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर जस्ट उसको फेस करते हुए, ताकि उसमें वाटर एंटर कर पाए, उस डायरेक्शन में होता है। और एक क्या होता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में प्रोजेक्ट होता है, मतलब कि खुला होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे दो पॉइंट हो जाता है, जैसे आपने यहाँ पे फिगर में देखा है दोस्तों। ये इसका फ्लो की डायरेक्शन। अब क्या होता है, द वाटर राइजेज अप इन द ट्यूब ड्यू टू प्रेशर exerted by the flowing water. By measuring the rise of water in the tube, the velocity of water v is calculated by using the following relation। दोस्तों रिलेशन तो ये है, पहले हम आपको बता दें। अब क्या वाटर क्या राइज होता है, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है दोस्तों, आपने पढ़ा वेलोसिटी हेड पढ़ा होगा। तो जो वेलोसिटी के कारण इसमें जो राइज होता है, ये वेलोसिटी हेड है, इसी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हेड आ रहा है v²/2g, क्या होता है, यही वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगा। ये इसी कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो जाता है किसका, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, ये कैसा है, वेलोसिटी हेड है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, v²/2g के बराबर, बराबर h। तो अब यहाँ से v निकाल पाएंगे हम, क्या हो जाएगा, √2gh। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों, और कुछ सिंपल सा काम है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम इसको इसके द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, आराम से वेलोसिटी निकाल पाते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट पर। आइए दोस्तों हम पिटाट ट्यूब के बारे में कुछ अधिक जानकारी लेते हैं। ये तो हमारा ओपन चैनल फ्लो में आसानी से हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ और चार जानकारी आपको चाहिए होती है। तो यहाँ पर आप फिगर देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम ये क्या हिस्सा है, ये दोस्तों ओपन चैनल, ये मान लीजिए ट्यूब है, पाइप में जब फ्लो हो रहा था वाटर या कोई भी चीज़ फ्लूइड, हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्या लगा दिया, ट्यूब लगा दिया। जब ट्यूब लगाया तो हमने देखा कि वाटर इतने ऊपर राइज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी एक राइज है, जो है ये किसके कारण है, स्टैटिक प्रेशर के कारण है। लेकिन फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको बेंड करके यहाँ तक लाया, एक पाइप को बेंड करके इसको अंदर लाके इसको बेंड कर दिया। तो यहाँ पर भी देखा कि वाटर क्या हुआ, और थोड़ा सा राइज हो गया।
मतलब कि स्टैटिक प्रेशर यहाँ तक पहले था ही, इसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक डायनेमिक प्रेशर, क्योंकि अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पे वाटर क्या था, स्टैटिक था, लेकिन यहाँ पे जो डायनेमिक, यहाँ ये गति कर रहा है, इसके कारण भी एक क्या हो गया, प्रेशर लगा, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक प्रेशर, इसलिए यहाँ पर इसकी हाइट क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ दोस्तों ये दो चीज हो जाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं आपको, स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है दोस्तों। अब स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर, ये दोनों मिलाकर होता है हमारा स्टैग्नेशन प्रेशर। तो इस प्रकार दोस्तों आप भूलिएगा नहीं, स्टैग्नेशन प्रेशर होता है क्या, स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर। अब यहाँ पे इसी चक्कर में, इसी पिटाटिव में एक और पॉइंट आता है, स्टैग्नेशन पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये फ्लो हो रहा है, इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी जब इसके अंदर होगी, अब यहाँ पे वाटर इंटर करेगा, तो यहाँ पे आते आते जब ये टोटली क्या होगी, इसकी वेलोसिटी जो होगी डायनेमिक, जब इसका प्रेशर बदल जाएगा तो यहाँ कुछ हाइट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे आकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ट्यूब के अंदर। तो जहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कहीं कहीं एग्जाम में आपको पूछ सकता है स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है। दोस्तों इस प्रकार आप देखते हैं पिटाटिव कैसे हमारा वर्क करता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा जो करंट मीटर है वो कैसे वर्क करता है। फ्लो मीटर में, करंट मीटर में हम कैसे वेलोसिटी को मेजर कर पाते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को देखना ना भूलिए। यदि आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो इस प्रश्न में जो आ रहे हैं दो टेम्पलेट, उसमें से देख कर हमारी पिछली वीडियो को, एरिया और फ्लोट वाले दोनों वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिल रहे हैं करंट मीटर के साथ।